Now let's come to a very interesting section 35D, amortization of preliminary expenses. पहले तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो बिजनेस कमेंसमेंट के पहले के खर्चे हैं उसको हम कहेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस कमेंसमेंट के पहले के खर्चे, ठीक है? अभी ब्रीफ बता रहा हूं, फिर डिटेल में अपन स्टडी करते हैं। सेकेंडली, सर्टन बोला है, ऑल नहीं बोला है, सर्टन। तो एक लिस्ट है जो अपने को स्टडी करना है, सिर्फ वो खर्चे जो अभी अपन लिस्ट में देखेंगे सिर्फ उतने ही यहां क्वालिफाई होंगे फॉर डिडक्शन, बाकी के जो खर्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं होंगे। ओके, सर्टन। अमोर्टाइजेशन का मतलब है अमोर्टाइज करना, यानी ये जो सर्टन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो टोटल आएगा उसको अपन पूरा डिडक्शन एक साल में नहीं लेंगे बल्कि उसको डिवाइड करेंगे 5 सालों के अंदर। सो डिडक्शन विल बी स्प्रेड ओवर 5 years इक्वली, 1/5, 1/5, 1/5। आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले असेसी दिया है, विच असेसी कैन क्लेम दिस डिडक्शन अंडर 35D? इंडियन कंपनी और any other person who is resident in India। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर असेसी कंपनी तो वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, अपनी इंडिया की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होनी चाहिए, तब उसको डिडक्शन मिलेगा। यानी कि फॉरेन कंपनीज विल नॉट गेट दिस डिडक्शन। याद रखो, फॉरेन कंपनीज विल नॉट गेट दिस डिडक्शन। तो लिख दो फॉरेन कंपनी, नो डिडक्शन, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, और एनी अदर पर्सन, तो अदर पर्सन यानी कंपनी को छोड़ के बाकी जो पर्सन्स हैं, लाइक इंडिविजुअल, 7 लोग हैं टोटल, 7 में से एक कंपनी को हटा दो तो बाकी 6 बच गए। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, है ना? तो ये जो बाकी लोग हैं वो रेसिडेंट होने चाहिए। वो पर्सन कहां का भी हो, दे कैन बी अ सिटीजन ऑफ US, but if he stays in India for more than 182 days he becomes a resident of India, then he will be entitled for this deduction। सिटीजन कहीं का भी हो, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट होना चाहिए। तो कंपनी के केस में फॉरेन कंपनीज विल नॉट गेट डिडक्शन एंड अदर non-resident persons will not get this deduction। याद रहेगा? तो दोनों बातें एक साथ याद रखनी है, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया फॉरेन कंपनी हैज इनकर्ड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो आप डिडक्शन देंगे क्या? नो। या नॉन रेसिडेंट पर्सन हैज इनकर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस इन इंडिया, विल गेट डिडक्शन? नो, बिकॉज ही इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट याद रखो, कंपनी में इंडियन होनी चाहिए, बाकी लोगों में रेसिडेंट होना चाहिए। क्लियर कट? वेरी गुड। फिर देखो एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है, यानी कब इनकर होना चाहिए ये एक्सपेंस, व्हेन शुड द एक्सपेंस बी इनकर्ड। तो वहां दिया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दोनों है इसमें, बिफोर भी है आफ्टर भी है। तो बिफोर क्या आफ्टर क्या, देखो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में दिया है एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप एनी अंडरटेकिंग और बिजनेस, कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो खर्चा लगता है वो। और आफ्टर में क्या दिया, देखो आफ्टर में ये दिया है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद एक्सपांशन ऑफ एन अंडरटेकिंग और इन कनेक्शन विद सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। तो दो वक्त पे ये खर्चा किया जा सकता है, एक तो ओरिजिनल कमेंसमेंट के पहले, बिजनेस के ओरिजिनल कमेंसमेंट के पहले का खर्चा, या फिर अगर एक बिजनेस अपना चल रहा है, आई हैव ऑलरेडी गॉट 6 फैक्ट्रीज एंड नाउ आई एम सेटिंग अप अ 7th फैक्ट्री, तो वो 7वीं फैक्ट्री के सेटअप में जो खर्चा लगा वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएगा। या एक्सपांशन, एक मेरा इंडस्ट्री ऑलरेडी है 30,000 टन कैपेसिटी का, उसको मेरे को एक्सपांड करना है, 50,000 टन कैपेसिटी एनहांसमेंट चालू है, पूरा एक नया यूनिट बन रहा है, एक नया विंग,
पूरा सेटअप हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो उस वक्त के जो खर्चे होंगे वो भी यहां पे क्वालिफाई होंगे, एक्सपांशन या सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। और ये सिर्फ कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नहीं है, याद रखो, इसमें कहीं लिखा है क्या मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, इट इज फॉर ऑल बिजनेसेस, इट कैन बी फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न। अभी देखो कौन सी कंपनी है ना, वो शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप के 5 मॉल्स ऑलरेडी है, अब वो एक नया मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आएगा, एक्सपांशन के अंदर वो भी आएगा, ये न्यू यूनिट है ना। सो दिस डिडक्शन इज नॉट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। फारूका क्लासेस, फारूका क्लासेस का 1 यूनिट ऑलरेडी है, मेरे को और एक सेटअप करना है, कर सकता हूं, उसका भी डिडक्शन मेरे को यहां पे मिल जाएगा। तो एक है ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, ओरिजिनल कमेंसमेंट के पहले, और दूसरा है एक्सपांशन या सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। ओके, फिर उसके बाद आता है वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, विच एक्सपेंसेस विल क्वालिफाई। वैसे तो इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन याद रखो कभी कभी थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है इस पॉइंट पे, ये लिख दो थियरी क्वेश्चन। विच एक्सपेंसेस विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D, या सेक्शन ना पूछ करके विच एक्सपेंसेस विल क्वालिफाई एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो देखो ये याद रखना है आपको, बहुत सिंपल है। पहले नंबर पे है expenditure in connection with preparation of feasibility report, preparation of project report, conducting market survey or any other survey necessary for the business of the assessee, engineering services relating to business of the assessee। पहला पॉइंट क्या है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनवाने का खर्चा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कोई भी बिजनेस सेटअप होने के पहले वो चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट है या नहीं है, इनपुट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये सब की फिजिबिलिटी स्टडीज होती है। फिजिबिलिटी यानी कि वर्केबिलिटी, वेदर दिस बिजनेस कैन बी डन और नॉट, जो अपन FM में पढ़ते ना कैपिटल बजटिंग वैसा, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हमने बनवाए तो उसका खर्चा होता है। जो भी एजेंसी को हम हायर करेंगे फॉर मेकिंग दिस रिपोर्ट, दे विल टेक चार्जेस फ्रॉम अस, या अपन ये एम्प्लॉय लगा के खुद रिसर्च कर सकते हैं, जो भी है वो खर्चा क्वालिफाई होगा, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिर CA के पास जाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए, फॉर टेकिंग लोन्स, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का खर्चा। फिर मार्केट सर्वेज वगैरह करवाना पड़ेगा कि भाई हम प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं तो पता चला कि पूरी इंडस्ट्री तो बना दी और प्रोडक्ट मार्केट में कोई लेने वाला ही नहीं है ना, तो मार्केट सर्वेज करेंगे, या और भी कोई सर्वे, जो भी सर्वे लगता है। अगर आपको ट्यूशन क्लास डालना है तो स्टूडेंट्स का सर्वे करना पड़ेगा, है ना, तो ये सब चीजें। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी जैसे आर्किटेक्ट का फीस वगैरह फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री, सेटिंग अप योर बिजनेस, जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज आपको लगेगी, तो ये सारे खर्चे पॉइंट नंबर A में आ गए, 2-4 बार पढ़ के रखने का है। नंबर 2 में आता है लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सेटिंग अप और द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस एग्रीमेंट्स जो होंगे उसके लीगल चार्जेस, लॉयर्स फीस, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह वगैरह। फिर 3rd नंबर पे है वेयर द असेसी इज अ कंपनी, अगर अपन कंपनी है तो कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो फिर है C के अंदर। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर नेमली लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंटिंग चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ द कंपनी, and expenses in connection with public issue of shares or debentures। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड जो खर्चे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पब्लिक इशू एक्सपेंसेस क्वालिफाई एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ठीक है। फिर उसमें अब ये बाद में एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज and charges for drafting, typing, printing and advertisement of prospectus। ये सब लॉ में पढ़े ना आप लोगों ने, तो वो सब जो खर्चे होते हैं पब्लिक इशू से रिलेटेड सारे खर्चे
ऑफ शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स, ये सब इसमें क्वालिफाई होंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। डिबेंचर की अगर हम बात करें तो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स के जो खर्चे हैं ये आपको 37 में भी मिल सकते हैं, जो जनरल डिडक्शन का सेक्शन है बाद में आएगा उसमें भी अलाउड है, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है। इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Expenditure incurred for issue of debentures is a revenue expenditure which will be allowed under 37(1) also. तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, 37(1) में भी डाल सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो। न्यू बिजनेस है तो ऑफकोर्स यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि कमेंस हुआ ही नहीं अभी। लेकिन अगर ऑलरेडी कमेंस है और एक्सपांशन के लिए अपन फर्दर डिबेंचर्स वगैरह रेज कर रहे हैं तो आप उसको 37(1) में भी डाल सकते हो। लेकिन शेयर्स के इशू एक्सपेंस जो है, पब्लिक इशू फॉर शेयर्स, ये जो खर्चा है ये सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में आएगा, बाकी कोई दूसरे सेक्शन में इसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। 37(1) में बिल्कुल अलाउड नहीं है। 37(1) में शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये कैपिटल रेज करने का खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू नहीं है, और इसलिए 37(1) में अलाउड नहीं होता। ओके, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट रेवेन्यू। कौन सा? पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। तो इसलिए ये पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स जो है दिस इज ओनली अलाउड अंडर 35D। ओनली वन सेक्शन अप्लाइज, दैट इज 35D। तो अब देखो क्या क्या होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं। अगर अपन एक नई कंपनी डाल रहे हैं तो जितना भी कैपिटल हम रेज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट होने के पहले कर रहे हैं, बिजनेस कमेंस हुआ नहीं है। तो बिजनेस कमेंसमेंट के पहले अगर शेयर इशू है आपका तो उसके सारे खर्चे यहां पे आ जाएंगे, और बिजनेस कमेंसमेंट से फिर 5 साल में आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हो। ओके, कमेंसमेंट के पहले का यहां जाएगा 35D के अंदर। दूसरी बात, बिजनेस कमेंस हो चुका है, अब हमारा कैपिटल है, हमको और पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्यों है? क्या आप एक्सपांशन कर रहे हैं? क्या आप नया यूनिट डाल रहे हैं? क्या एक्सपांशन या नए यूनिट के लिए है? अगर आंसर है यस, हम एक्सपांशन में जा रहे हैं इसलिए पैसे की जरूरत है, हम नया यूनिट खोल रहे हैं इसलिए पैसे की जरूरत है, इसलिए हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं, तो फिर ये जो खर्चे हैं वो फिर यहां क्वालिफाई हो जाएंगे। एक्सपांशन पे भी अलाउड है ना। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कोई एक्सपांशन नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें पैसे खत्म हो गए हैं इसलिए और पैसे की जरूरत है। एक्सपांशन नहीं कर रहे, न्यू यूनिट नहीं डाल रहे, वही एग्जिस्टिंग बिजनेस है, सेम टू सेम, सिर्फ पैसे की जरूरत पड़ने के लिए हम फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। इफ दैट इज द केस, फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा उस खर्चे का। All the expenses that you incur for that public issue will go in waste, will not be allowed anywhere. क्योंकि ये सेक्शन तो लगेगा नहीं, ये सेक्शन दो ही वक्त पे लगता है, या तो बिफोर ओरिजिनल कमेंसमेंट या आफ्टर कमेंसमेंट फॉर एक्सपांशन और न्यू यूनिट। अगर दोनों भी नहीं है तो फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रहेगा ये पॉइंट, ये एग्जाम वाला पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से याद रखो। तो ऐसा है, तो ये खर्चे पूरे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो लिस्ट को 2-4 बार पढ़ के रखने का अच्छे से। फिर अगले पॉइंट में दिया है सीलिंग। सीलिंग यानी कि लिमिट कितने लिमिट तक आपके खर्चे क्वालिफाई होंगे फॉर डिडक्शन। लिमिट ऑन डिडक्शन नहीं है, लिमिट ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट, लिमिट ऑन क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। तो वहां लिखा है कि अगर आप कंपनी हो, ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी, तो आपको या तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज मोर आप ले सकते हो। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%, विच एवर इज मोर। जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है ना अपने लिए, ज्यादा लिमिट यानी ज्यादा डिडक्शन, दैट इज गुड। तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, कहने का मतलब है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से आप कोई भी एक चॉइस करके ले सकते हो। दैट इज योर लिमिट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस एसेट्स,
जितने एसेट्स आपने खरीदे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आप देखो जो भी ज्यादा होगा वो ले लो, सिंपल है ना, विच एवर इज मोर लेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्वालिफाइंग अमाउंट, ज्यादा डिडक्शन कम टैक्स, गुड फॉर अस। ये दोनों के डेफिनेशन नीचे दी है, अभी हम पढ़ते हैं, डोंट वरी। और बाकी जो असेसीज है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एक्सेट्रा, इन सबको एक ही है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां चॉइस नहीं है, बस 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। So let's see both these definitions. What is the meaning of cost of project and what is the meaning of capital employed? चलो देखते हैं। अच्छा, उसके पहले 2 पॉइंट दिए वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो भी अमाउंट क्वालिफाई होगा, कैसे होगा अभी मैं आपको समझाता हूं। तो उसमें डिडक्शन कैसे मिलेगा, 1/5, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ना, 1/5 करके 5 साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। और ऑडिट का एक लास्ट पॉइंट दिया है कि you are required to get your accounts audited for the years in which the expenditure was incurred। जिन सालों में अपन ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये जो भी हम एक्सपेंसेस यहाँ क्लेम कर रहे हैं ना, क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस, उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, सिंपल। ये 5 साल का ऑडिट नहीं है, ये 5 साल में तो आप डिडक्शन ले रहे हैं, इसका ऑडिट नहीं, लेकिन कमेंसमेंट के पहले जो सालों में आपने खर्चा किया था उसका ऑडिट आपको लगेगा। फाइन, गुड। अभी 2 डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका पूरा वर्किंग मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेमली लैंड क्वालिफाई होता है इधर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर लैंड भी आएगा, लैंड, बिल्डिंग्स, लीज होल्ड्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग्स अगर है तो हमारे यहाँ, विच आर शोन इन द बुक्स ऑफ द असेसी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। लास्ट डे को अंडरलाइन करो। अब जो डेफिनेशन है वो तो सबको समझ में आ गई। फिक्स्ड एसेट्स लेना है सिर्फ, फिक्स्ड एसेट्स को चारों तरफ से अंडरलाइन करो, बाकी तो एग्जांपल्स है उसके, ये अकाउंट्स में हजारों बार पढ़ा होगा आपने, फिक्स्ड एसेट्स में सब आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड्स, अगर लीज वाले लैंड्स हैं तो वो, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, एंड रेलवे साइडिंग है रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर अपना रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स अगर रेलवे से आने जाने वाला है तो रेलवे का पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रेलवे साइडिंग, वो भी फिक्स्ड एसेट में आता है। करंट एसेट नहीं लेने का है, ठीक है, नो करंट एसेट्स, नो कैश इन हैंड, नो बैंक बैलेंस, नो डेटर्स, वो सब नहीं लेने का, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। ओके, सो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। वैल्यू किस दिन का लेंगे, वैल्यू लेंगे लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का वैल्यू लेने का है। तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर यानी कि इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, तो जिस साल में आपने बिजनेस कमेंस किया, मान लो कि अपन ने बिजनेस तो कमेंस किया 1 अगस्त को, 1 अगस्त को बिजनेस कमेंस हुआ, ये अपना प्रीवियस ईयर है जिसमें बिजनेस कमेंस हुआ है, बिजनेस कमेंसमेंट डेट है 1 अगस्त, लेकिन अपन जो वैल्यू ऑफ एसेट्स लेने वाले, फिक्स्ड एसेट्स, वो कब का लेने वाले हैं, अपन एसेट्स का वैल्यू लेने वाले हैं 31 मार्च को ऑफ द प्रीवियस ईयर। 1 अगस्त जो कमेंसमेंट डेट है उस दिन का नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड एसेट्स अपन ने इसके पहले इंस्टॉल कर दिए, और कुछ फिक्स्ड एसेट्स हम इसके बाद भी तो इंस्टॉल कर सकते हैं ना, परचेज एंड इंस्टॉल, वो भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि एसेट अपन किस दिन के लेंगे, 31 मार्च, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। करेक्ट, याद रहेगा, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के एसेट्स लेने का है, और एक्चुअल कॉस्ट लेने का है, WDV नहीं, एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल परचेज प्राइस। सारे पॉइंट्स याद रखना है, डिक्टो एज इट इज, ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरी बात और एक समझा दूं कि ये तो डेफिनेशन जो दिया है ये ओरिजिनल कमेंसमेंट का दिया है। व्हाट अबाउट एक्सटेंशन, एक्सपांशन? एक्सपांशन के केस में या न्यू यूनिट के केस में
अपन यही डेफिनेशन को अडेप्ट करके लगाएंगे। कैसे? फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, लेकिन किसके फिक्स्ड एसेट्स? पूरे कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स, या जो एक्सपांशन में या न्यू यूनिट में लगे हैं सिर्फ वो? कौन से लेंगे? पूरे कंपनी के जो एक्सपांशन या न्यू यूनिट के हैं वो? ऑब्वियसली आपका लॉजिक भी सही है, जो न्यू यूनिट के लिए है या एक्सपांशन के लिए है सिर्फ वो वाले लेंगे, है ना? तो न्यू एसेट्स जो अपन ने खरीदे हैं, फिक्स्ड एसेट्स फॉर द एक्सपांशन पर्पस या फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट, सिर्फ उसको लेने का है। बाकी डेफिनेशन सेम है। और वो भी कब का लेंगे? ईयर एंड का। कौन से ईयर एंड का? जिसमें न्यू एक्सपांशन या न्यू यूनिट जो है वो कमेंस हुआ, उसके साल के एंड का लेंगे। सिंपल, वेरी गुड। दूसरा डेफिनेशन दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो वो भी देख लेते हैं। मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स द एग्रीगेट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, debentures and long-term borrowings as on the last day of the previous year in which the business is commenced. ये भी लास्ट डे को ही लेना है, लेकिन क्या क्या लेना है? ये प्रीवियस ईयर अपना, जिसमें अपना बिजनेस कमेंस हुआ, ठीक है, 1 अगस्त को। अपने को 31 मार्च का देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसमें क्या क्या लेंगे? इशूड शेयर कैपिटल का बैलेंस, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब है जिसका रीपेमेंट 5 साल के बाद होने वाला है, विच आर फॉर मोर देन 5 years, उसको कहते हैं अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी 1 साल 2 साल वाले बोरोइंग्स है तो वो छोड़ दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब है जिसका रीपेमेंट शेड्यूल 5 साल के बाद होने वाला है, दोज विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, तो ये तीनों का टोटल अपन लेंगे, और मेरी बात, और इस अब दोनों को कंपेयर करना है। देखो, कंपनी के केस में ये दोनों को कंपेयर करना है, एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी आप मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा रहने वाला है? ऑब्वियसली कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रहने वाला है, दिस विल बी मोर। क्यों? देखो, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो मालूम होना ही चाहिए, फिर भी समझा देता हूँ। ये अगर अपना बैलेंस शीट है, ठीक है, और अभी तो स्टार्टिंग है, न्यू कंपनी है, तो इधर जो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज करते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल आ गया, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गए, उसके अलावा अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये सब होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी, प्रोविजंस, और ये सब लॉन्ग टर्म फंड आ गया, ये शॉर्ट टर्म फंड्स, जिसको अपन अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज फिक्स्ड कैपिटल, लाइक। तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, एंड दिस इज वर्किंग कैपिटल या लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स। और यहां पे आते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करेक्ट? ये आता ना, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अब देखो, अगर मेरा फिक्स्ड, सॉरी, एक और चीज से शुरू करता हूं मैं। एक अपने रेशियो होता है ना, करंट एसेट रेशियो, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, कितना होना चाहिए अच्छे बिजनेस के लिए? 2:1। करंट एसेट रेशियो 2:1 होता है ना। यानी अगर मेरा करंट एसेट 2 है तो मेरा करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आते हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये 1 होना चाहिए। 2:1 इज कंसिडर्ड एज अ गुड करंट एसेट रेशियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसको अपन रिस्क कहते हैं ना, रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। सो दिस इज माय ऑपरेटिंग रिस्क। लाइबिलिटी कम है, करंट एसेट ज्यादा है, यानी करंट एसेट से मेरे को कभी भी इतना पैसा आ सकता है कि मैं लाइबिलिटी को पे कर सकूं, तो मेरा लिक्विडिटी बराबर है। नहीं तो ऐसा हो जाए कि ये बढ़ गया तो लाइबिलिटी खड़ी है और एसेट बिक नहीं रहे, तो आई एम नॉट एबल टू पे देम, तो इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं अपन। तो इंसॉल्वेंसी में बिजनेस ना जाए, इसलिए अच्छा वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। मीन्स माई एसेट्स, करंट एसेट्स आर मोर देन माई करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में है, वहाँ FM में आप लोगों ने पढ़ा है। गुड। तो अगर ये 2 है, ये 1 है, और मान लो कि ये 8 है, फिक्स्ड एसेट्स अगर 8 है, तो इधर का टोटल 10 होता है,
तो इधर का भी 10 होना चाहिए। तो अगर ये 10 है और ये 1 है तो ये कितना हो गया 9। तो देखो आपका करंट सॉरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है विल ऑलवेज बी मोर देन योर फिक्स्ड एसेट्स। इसका रीजन क्या मालूम है? ये 2:1 जो बोला है ना, इसका रीजन समझो आप। ये कभी लॉजिक समझे कि इसका अकाउंट्स में या एफएम में? नहीं समझे? समझाता हूं। करंट एसेट रेशियो जब हम बोलते हैं 2:1, उसका मतलब यह है कि ये 2 रुपए को फाइनेंस कौन कर रहा है? ये अपना फाइनेंस है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इसका फाइनेंस कहां से आ रहा है? 50% फाइनेंस इज डन बाय करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस and 50% of finance should be done by long term funds. करंट एसेट को फाइनेंस कौन कर रहा है? पैसा कहां से आ रहा है जिसको हमने यहां इन्वेस्ट किया है? 50% पैसा लॉन्ग टर्म फंड से आ रहा है, 50% पैसा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड वर्किंग कैपिटल से आ रहा है। ये उसका लॉजिक होता है 2:1। और फिक्स्ड एसेट का लॉजिक क्या है? फिक्स्ड एसेट का 100% फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फंड से ही होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया, मान लो कि ये 4 है और ये 2 है और बाकी ये दिख रहा है, यानी कि इसका पैसा यहां भी गया है और इसका पैसा यहां भी गया है, यानी योर फिक्स्ड एसेट्स आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय वर्किंग कैपिटल, योर बिजनेस इज इंसॉल्वेंट। आपको वाइंडिंग अप में जाना पड़ेगा बहुत जल्द। इट्स नॉट अ गुड मैनेज कंपनी, नॉट अ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स का 100% फाइनेंस लॉन्ग टर्म से होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल यानी सॉरी करंट एसेट का भी 50% फाइनेंस यहीं से होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये फिक्स्ड एसेट से तो ज्यादा ही होगा ना। दैट इज द लॉजिक। सो फॉर कंपनीज कैपिटल एम्प्लॉयड विल ऑलवेज बी मोर देन फिक्स्ड एसेट्स। इसलिए अपन क्या लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। करेक्ट, याद आ गया। चैप्टर का नाम था रेशियो एनालिसिस और एफएम में ये सब वर्किंग कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट में पढ़े थे अपन ने। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ लोगे, डोंट वरी। हाँ, कहां से क्या रिलेटेड रहता है, माय गुडनेस। खैर, अपने को क्या करना है, एग्जाम में दिया रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज दिस मच, एसेट्स आर दिस मच, तो अपन क्या लेंगे? विच एवर इज मोर। नहीं भी समझ में आए जिन लोगों को, उनके लिए बता रहा हूं, विच एवर इज मोर लेने का। तो चलो अभी इलस्ट्रेशन देखते तो मैटर बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन रहता है ये, इसका वर्किंग भी सिंपल है और क्वेश्चन आ गया तो एकदम बोनस मार्क्स। देखो, यो लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी का क्वेश्चन है, विच सेट्स अप अ न्यू यूनिट। इट इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द न्यू यूनिट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्वालिफाई होता क्या? यस। मार्केट सर्वे, यस। लीगल चार्जेस फॉर इशू ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर न्यू यूनिट, यस। तीनों क्वालिफाई होते हैं। टोटल मारो, 12, 6, 18 और 4, 22 लाख का टोटल आता है। फुल, इन दिस एग्जाम्पल फुल 22 लाख क्वालिफाइज। एग्जाम में शायद एक आध पॉइंट बीच में ऐसा घुसेड़ दे कि जो क्वालिफाई नहीं है, फिर उसको नहीं लेंगे, जो क्वालिफाई होंगे उसको अपन लेंगे। तो ये आ गया खर्चा। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट किसका निकालेंगे? तो देखो, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी दिया है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द न्यू यूनिट। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी वही है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ न्यू यूनिट लिख दो आप, ये भी न्यू यूनिट का ही है, यानी एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स एंड एडिशनल मनी विच इज बीइंग टेकन as long term borrowings और capital for financing new project। तो दोनों में याद रखो, न्यू प्रोजेक्ट का जब क्वेश्चन आएगा न्यू यूनिट का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या लेंगे अपन? न्यू एसेट्स, न्यू फिक्स्ड एसेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्या लेंगे? न्यू डिबेंचर्स, न्यू शेयर्स, न्यू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विच आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो 1 करोड़ 50 लाख से या 2 करोड़ है तो हम लेंगे विच एवर इज मोर, यानी 2 करोड़। अब 2 करोड़ का निकालेंगे, 5% निकालो। 2 करोड़ इंटू 5% इज 10 lakhs।
तो 22 लाख का एक्चुअल खर्चा है, 10 लाख क्वालिफाइंग लिमिट है, तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना बनेगा 10 लाख। अब 10 लाख है, इसको 5 साल में डिवाइड कर दो, सो डिडक्शन पर एनम वुड बी 10 लाख डिवाइड बाई 5 यानी 2 लाख पर एनम। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 साल। इतना सिंपल कैलकुलेशन है ना, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन। इतू सा सोल्यूशन। फिर और एक क्वेश्चन दिया देखो, वो भी देखते हैं। मिस्टर मोदी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये कब से हुआ? खैर दूसरे मोदी है ये। He had got 2 factories in Ahmedabad and Surat. He established another factory in Delhi on 1st of December during the previous year. Total fixed assets as on 31st March of the previous year are 250 lakhs, out of which 70 lakhs are fixed assets of Delhi factory. तो अपन यहाँ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या लेंगे? 250 लेंगे क्या? पूरी कंपनी के फिक्स एसेट्स लेंगे क्या? नहीं, जो इस नए प्रोजेक्ट में जो लगे हैं वो ही लेंगे, यानी 70। तो अपने को 70 लेने का है। सो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अस इज 70 lakhs। फिर आगे देखो, ही हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप दिल्ली फैक्ट्री। फीजिबिलिटी रिपोर्ट यस, इंजीनियरिंग सर्विस यस, मार्केट सर्वे यस, तीनों क्वालिफाई होते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख का टोटल खर्चा है और 70 लाख कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो लिमिट क्या लगेंगी अपने को? 70 लाख का 5%। 70 लाख इंटू 5% कितना होता है निकालो? 1,40,000 होता है क्या? आई डोंट नो, कैलकुलेट करो, सॉरी। 70 लाख इंटू 5%, 3,50,000। ओह, सिर्फ 3,50,000। तो क्वालिफाई कितना होगा? क्वालिफाइंग अमाउंट इज 3,50,000 और इसको कर दो डिवाइड बाई 5, तो डिडक्शन रहेगा 70,000 पर एनम फॉर 5 years। बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन रहते हैं। सॉरी, इसका आंसर नहीं था, तो अब लिख लो। टोटल एक्सपेंसेस 12 लाख, लिमिट 70 लाख का 5% यानी 3.5 लाख, हेंस क्वालिफाइंग अमाउंट 3.5 लाख, विच एवर इज लेस, and therefore deduction 70,000 per annum for 5 years. डन। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 2 सेक्शन भी देख लेते हैं इसके अंदर अपन, 35 DD एंड DDA। DD और DDA बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल है। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर ऑफ कंपनीज। ऑब्वियसली लिखा नहीं है, बट दैट इज ऑब्वियसली। अमालगमेशन या डीमर्जर जब होता है कंपनीज का, तो उसके अंदर जो खर्चा होता है, उस खर्चे को अमालगमेशन स्कीम के अंदर जो खर्चा होता है, स्कीम के अंदर, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है उसमें, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालो, आजकल NCLT आ गया, उसमें एप्लीकेशन डालो, फिर मीटिंग्स करो, ये करो, वो बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके पीछे। इनडायरेक्टली याद रखने के लिए, शादी का खर्चा, शादी अमालगमेशन ही तो होता है ना। तो जैसे इंडिविजुअल्स का अमालगमेशन होता है, वैसे कंपनीज का भी होता है। तो उसके अंदर जो खर्चे होते हैं उसको 5 साल में अमोर्टाइज करने का बोला है। You cannot claim the whole expense in 1 year. You have to amortize it over the period of 5 years. बस उतना ही है वो। 5 साल में अमोर्टाइज करके डिडक्शन लो, 1/5, 1/5, 1/5 फॉर 5 years। सिंपल है। अब एग्जाम में इसका करेंगे क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें रहेगा P&L डेबिट में, ये P&L अकाउंट है, उसके डेबिट में अगर आपको दिखा अमालगमेशन एक्सपेंसेस 5 लाख, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ गया, अमालगमेशन एक्सपेंसेस 5 लाख डेबिट मार दिया है, तो अपन क्या करेंगे? 1/5 तो अलाउ करेंगे, 4/5 यानी 80% डिसअलाउ करेंगे।
एड बैक कर देंगे. 80% विल बी डिसअलाउड एंड एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट. आ रहा है समझ? सो दैट इज ओनली एडजस्टमेंट दैट यू हैव टू डू. 80% डिसअलाउ एंड एड बैक टू नेट प्रॉफिट. अगर 100% डेबिट में आ गया है तो. और अगर अलग से दिया है, सपोज के कुछ भी डेबिट में नहीं डाला है, ये पूरा एक्सपेंस अलग से नोट्स में दिया है पीएनएल अकाउंट के नीचे कि अमालगमेशन हुआ था और इतना खर्चा किया है कंपनी ने, तो फिर अपन 1/5 यानी 20% का डिडक्शन क्लेम करेंगे, यानी नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे. डिडक्शन क्लेम करना है यानी नेट प्रॉफिट से माइनस करना, तो वो करना पड़ेगा. तो वो देखते हुए करेंगे. ये प्रॉब्लम्स में आपको समझ में आएगा. और उसके बाद दिया है अनदर वन 35 DDA अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉम्पनसेशन पेड अंडर VRS. VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. एम्प्लॉयज को अपन ऑफर करते हैं ना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, फिर उसके अंदर हम उनको पेमेंट करते हैं कॉम्पनसेशन. तो वो जो कॉम्पनसेशन हम एम्प्लॉयज को पे करेंगे उसको भी 1 साल में डिडक्शन आप नहीं ले सकते, बहुत हैवी अमाउंट रहता है. तो गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, उसको 5 साल में डिवाइड करो, अमोर्टाइज करो 5 साल के अंदर. डोंट क्लेम इन 1 ईयर बट क्लेम इन 5 ईयर्स. तो इसमें भी वही है, 1/5 इन 5 सक्सीडिंग ईयर्स में अपन उसको अमोर्टाइज करेंगे. और उसके नीचे और एक पॉइंट दिया है, ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर. कहने का मतलब कि अगर अमालगमेटिंग कंपनी थी, एक अमालगमेशन भूल जाओ, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसने अपने एम्प्लॉयज को VRS में कॉम्पनसेशन दिया 5 करोड़. अब 5 करोड़ दिया तो 1/5 करके मिलने वाला है 5 साल में. पहले साल में 1 करोड़ क्लेम कर लिया, सेकेंड ईयर में 1 करोड़ क्लेम कर लिया, थर्ड ईयर में ए लिमिटेड का अमालगमेशन हो गया बी लिमिटेड के साथ. अब अमालगमेशन हो गया तो ये कंपनी तो बंद हो गई ए लिमिटेड. तो फिर इसके आगे के 3 साल के जो अमाउंट पेंडिंग थे, जो डिडक्शन लेने का बचा हुआ था, वो क्या होगा? तो यहां लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, द बैलेंस डिडक्शंस विल बी क्लेम्ड बाय अमालगमेटेड कंपनी. तो एक अमालगमेशन हो गया Z के साथ, तो Z आगे के 3 साल का डिडक्शन क्लेम करेगा, इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ अमालगमेशन. जो अमालगमेशन जिस साल में हुआ उस साल का जो अमोर्टाइज अमाउंट है 1 करोड़, वो Z लिमिटेड क्लेम करेगा और आगे के 2 साल के भी वही क्लेम करेगा. तो वो एक सिंपल पॉइंट रहता है. और सेम चीज अपन करेंगे अगर एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, या प्रोप्राइटरी कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, या एक प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो जाए. तो ये सेम चीज किस किस में करना है? अमालगमेशन में करना है, डीमर्जर में करना है. और नीचे दिया देखो, सिमिलर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, then private company or unlisted company into LLP, or by proprietary concern to a company. in amalgamation में क्या होगा? amalgamating company जो है to amalgamated company, यानी अगर 2 साल इसने लिया है तो आगे की 3 साल ये क्लेम करेगा. फिर डीमर्जर में क्या होता है? डीमर्ज कंपनी ने अपना बिजनेस दे दिया किसको? रिजल्टिंग कंपनी को, तो आगे के 3 साल रिजल्टिंग कंपनी क्लेम करेगी. फिर फर्म अगर कन्वर्ट हो गई कंपनी में, 2 साल का डिडक्शन तो फर्म ने लिया, वायरस पहले फर्म ने पे किया अपने एम्प्लॉयज को, फिर 2 साल का डिडक्शन इसने ले लिया, तो आगे की 3 साल का कौन लेगा? कंपनी लेगी. सिमिलरली प्रोप्राइटरी कंसर्न कन्वर्ट होती है कंपनी में, और आखिरी केस है प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू LLP. तो इसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, इसको सक्सेसर बोलते हैं. ये हमने उधर डेप्रिसिएशन में भी स्टडी किया. तो अगर प्रीडिसेसर ने 2 साल का डिडक्शन लिया है तो आगे 3 साल का डिडक्शन किसको मिलेगा? सक्सेसर को मिल जाएगा. वेरी सिंपल पॉइंट. टोटल 5 साल लेने का है. तो वायरस पे किसने किया? प्रीडिसेसर ने. कितने साल अमोर्टाइज कर लिया? 2 साल. आगे की 3 साल कौन करेगा? सक्सेसर. या 3 साल इसने किया तो वो 2 साल कर लेगा, 4 साल इसने कर लिया तो वो 1 साल कर लेगा, इसने 1 ही साल किया तो वो 4 साल कर लेगा. वेरी सिंपल पॉइंट, याद रहेगा.
ऑफ कोर्स ना याद रखने का कोई बात ही नहीं है। तो समझ में आया, दोनों में अमोर्टाइजेशन है, अमालगमेशन एक्सपेंस, डीमर्जर एक्सपेंसेस फॉर कंपनीज, एंड सेकेंड इज वायरस कॉम्पनसेशन, यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम compensation is to be amortized over a period of 5 years. Good.